अच्छा जी, he was a man of iron will and he molded it face to the fate to the path of glory with his own efforts. ठीक है, अपनी ही efforts पे वो एक man of iron will था और उसने mold किया था अपनी fate को to the path of glory with his own efforts, अपनी ही efforts पे. He made his fortune smile on him by his contrast hard work. उसने अपनी fortune को जो है मतलब smile on him यानी कि अपनी fortune किस्मत को इतना सक्सेसफुल बना दिया था, इतना खूबसूरत बना दिया था बाय हिज कांस्टेंट हार्ड वर्क. अपनी अनथक मेहनत के बावजूद ही स्ट्रगल्ड अगेंस्ट पॉवर्टी एंड रोज टू स्टेटस ऑफ प्रॉस्पेरिटी. और वो जो है स्ट्रगल करता है अगेंस्ट पॉवर्टी और रेस करता है अपना स्टेटस टू प्रॉस्पेरिटी. Despite facing many hardships, he was still determined to do hard work. He built 3 huts for his 3 wives. He became one of the lords of the clan and attended meeting of the village. ठीक है, वो उस क्लैन का उस कबीले का लॉर्ड था, मतलब एक जिसे कहना चाहिए अमीरजादों में से एक था, लॉर्ड था. And attended the meetings of the village. He was famous and trustworthy among his clansmen. He also attended the feast of ancestors. ठीक है, अपने ancestors के feast को भी वो जो है मेलों को attend किया करता था. Okonkwo ended his life like a true hero for his ancestral culture. Okonkwo जो है अपनी life end करता है like a true hero for his ancestral culture tradition. He was ambitious and a man of iron will. He fought many wars and brought human head. He was a man revolt, but short-sightedness, anger, rashness, and violence resulted his tragic end. Despite all his heroic qualities, he failed to change himself according to the changed circumstances and was one of the reasons that pushed him to take his own life. और डिस्पाइट तमाम अपनी हीरोइक क्वालिटीज के बावजूद वो फेल हो गया कि वो अपने आप को चेंज करे अकॉर्डिंग टू द चेंज सर्कमस्टांसेस. दैट वन ऑफ द रीजन जो कि उसको अपनी बजाय इसके कि वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, वो इस चीज़ को वो फेल हो गया कि वो सोसाइटी के अंदर एडजस्ट कर सके. अपनी तमाम हीरोइक क्वालिटीज़ के बावजूद वो एडजस्ट नहीं कर सका उस चेंज सर्कमस्टांसेस में, क्योंकि जब वो वापस आया था तो एवरीथिंग वाज चेंज और ये चीज़ वो एक्सेप्ट नहीं कर सका. और ये उसकी एक रीज़न थी कि उसने अपनी लाइफ खुद ले ली थी. अच्छा, बात हो रही थी इसकी एरोगेंस की और इसकी जो है शॉर्ट साइटेडनेस की. तो अभी रिसेंटली मैं अपने बेटे के स्कूल गई तो वहाँ पे एक मदर आती हैं और बहुत ज़्यादा बोलती हैं. मतलब लाइक एक लेक्चर चल रहा होता है और बाज़ ख़वातीन जो है वो बीच में बोलना शुरू कर देती हैं. शी इज़ वन ऑफ देम. तो वहाँ पे जो साइकियाट्रिस्ट हैं उनकी उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, क्योंकि मुझे साइकियाट्रिस्ट बड़े पसंद है और कुछ मेरा साइकोलॉजी में इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है. तो अब मैं बड़े उनको देख रही थी कि वो बोलने नहीं दे रही थी साइकियाट्रिस्ट को ना, और हालांकि शी इज़ द वेरी नॉलेजेबल पर्सन और जब वो बोलती हैं तो मैं बड़ी खामोश होकर सुन रही होती हूँ, मैं उनसे बहुत कुछ लर्न करती हूँ. एंड शी वाज स्टिल कि जी मैं अपने बच्चों को यूँ करती हूँ और यूँ करती हूँ एंड दिस एंड दैट. और नॉर्मली खवातीन में ये आदत होती है और राइट एंड रॉन्ग एंड दिस एंड दैट. तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की साइकियाट्रिस्ट ने. उन्होंने कहा देखें, जिंदगी में हर चीज को तोलने ना बैठ जाया करें. गुड एंड राइट में, गुड एंड बैड में, सक्सेस और फेलियर में और राइट एंड रॉन्ग में बहुत सारी चीज होती हैं जो आपको एक्सट्रीम लाइन में करनी होती हैं. इस तरह से फिर आप नैरो माइंडेड हो जाते हैं. आप फिर कोई स्टेप नहीं उठा सकते. करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, अच्छा ये अच्छा है ये बुरा है, हलाल और हराम. और जैसे मैंने कहा ना, कुफर और हक में कोई जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं है. लेकिन हम जिंदगी के हर मरहले में इवन अपने बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इस तरह से राइट एंड रॉन्ग एंड हाँ और नहीं, हाँ और नहीं, और डोमिनेशन और दिस एंड दैट. तो इस वजह से हमारे बच्चे फिर कभी प्रैक्टिकल नहीं हो पाएंगे. तो उनका प्रैक्टिकल करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें कुछ बच्चों पे भी छोड़नी पड़ती हैं, कुछ अल्लाह पे भी छोड़नी पड़ती हैं, और कुछ जो है हमें बहुत से कॉम्प्रोमाइजिंग डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं. तो दैट इज़ द लाइफ. ठीक है, तो इस वजह से फिर इंसान अगर इस तरह से सोचता है, इस जाविये से सोचता है, हमारी बहुत सारी टेंशन वैसे ही आती होती. तो दैट इज़ द थिंग कि मैंने उस दिन उनसे लर्न की कि हर वक्त राइट एंड रॉन्ग नहीं करना होता.
तो बहुत सारी चीजें आपके सामने चल रही होती हैं एंड यू हैव टू स्माइल ऑन देम एंड यू हैव टू पास। ठीक है, आपको उन पे स्माइल करना होता है और आप वहां से गुजर जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता हमने हर बात पे रिएक्ट करना होता है, हमने हर बात पे राइट एंड रॉन्ग कर देना होता है। अपने बच्चों के साथ भी जब हमने बिहेव करना होता है तो हर वक्त हम उनके साथ राइट एंड रॉन्ग नहीं कर सकते। बीइंग अ फ्रेंड हम उनको समझा ज़रूर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पे, अगर फॉर एग्जाम्पल चले आपके बच्चे ने कोई बेवकूफ़ी कर दी है, इन फैक्ट जस्ट टेक अ हैव अ लुक ऑन हिम एंड जस्ट टेक अ स्माइल। आपका बच्चा वैसे ही बेचारा परेशान हो जाएगा कि यार मेरी माँ जो है ना, मैंने गलती की यार, शी इज स्माइलिंग। डोंट, उसको ये फील ना हो कि मुझे बात बुरी नहीं लगी तुम्हारी, फील जरूर हो, लेकिन एट द एंड थोड़ी सी स्माइल पास कर दे, तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा कि मामा गलती हो गई। ठीक है, तो हर वक्त बच्चे को राइट एंड रॉन्ग राइट एंड रॉन्ग राइट एंड रॉन्ग करते रहना। हाय मेरा बच्चा बिगड़ ना जाए, हाय बिगड़ ना जाए, वो एक दिन फिर बिगड़ जाता है। दैट इज द फियर ऑफ फेलियर जो माओ के अंदर होता है और जिसकी वजह से हम अपने बच्चों को बहुत तंग करते हैं। ठीक है, आई नो तरबियत एक बहुत बड़ा चीज, बहुत बड़ा एक माँ के ऊपर बहुत बड़ा एक होता है। अब यहाँ पे देखियो कौन को क्या क्या दिखाया, उसका फियर ऑफ फेलियर ही था ना। इसने रिबेल किया तो अपने फादर के खिलाफ इसके बेटे ने भी कर दिया। ठीक है, इसको फियर ऑफ फेलियर था, एंड में इसके साथ हो गया। तो ये जो हमारे फियर्स होते हैं ना, कि जो है वो जिसे कहना चाहिए अभी शेर आया, हाय शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया, एक दिन शेर आ जाता है। तो इसलिए अपने गुमान हमें बहुत सारी जगहों पे पॉजिटिव रखने पड़ते हैं। अभी जो है हमने ओकोनको का कैरेक्टर पढ़ा है, उससे रिलेटेड अच्छा यहाँ पे देखें, ओकोनको का explain why do you think ओकोनको kills himself, things fall apart 2014 सप्ली में क्वेश्चन आया। आज का एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, ठीक है, कि उसने क्यों किल किया था, नंबर वन। अच्छा, उसके बाद ये कब आया ये क्वेश्चन, what is chai, explain the importance of chai in shaping Okonko's destiny, that is also related to Okonko's character। चाय क्या होती है और जो है ओकोनको के कैरेक्टर में चाय का क्या रोल था, उसने किस तरीके से अपनी चाय को जो है वो किया था, अब ये भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन इसके अंदर एक चीज बता दूं, एक तो रोल ऑफ चाय आएगा। चाय इंसान का पर्सनल गॉड होता है, ओकोनको ने अपने पर्सनल गॉड को जो है वो नाराज कर दिया था, जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल हुआ था। तो ये भी उसका एक ट्रेजिक फ्लॉ था कि नंबर वन उसने वीक ऑफ पीस में नंबर पहले तो सबसे पहले उसने चाय को उस वक्त नाराज किया जब उसने नंबर वन एक बंदे को उसका मजाक उड़ाया था, और फिर उसको गांव के लोगों ने कहा था कि अब तुम अपोलोजाइज करोगे। नंबर टू जब उसने अपनी बीवी को मारा था इन द पीस ऑफ सॉरी इन द वीक ऑफ पीस। ठीक है, नंबर थ्री उसने चाय को उस वक्त नाराज किया जब वो एके मफूना के मर्डर में जो है आ, मतलब वहां पे उसने खुद मर्डर किया था अपने बेटे का, एके मफूना का। तो उसने अपनी चाय को उस वक्त नाराज किया था। तो दैट इज द रीजन कि वो फिर चाय ने उसके अगेंस्ट काम किया और उसकी गन से जो है वो एक्सप्लोड हुआ। जो गन पाउडर है या जो भी था वो उसकी फनरल जूडू का फनरल था, और जो है इसकी जो गन से जो फायर एक्सप्लोड हुआ उसकी वजह से कौन किल हुआ, जूडू का 16 साल बेटा, यंग उसका सन जो है वो, जिसकी वजह से उसको एग्जाइल कर दिया गया एंड फाइनली आफ्टर एग्जाइल वो कभी सरवाइव नहीं कर सका। यानी कि एकोमेफोना जो है द लास्ट वन जो उसने चाय को अपने नाराज किया, एंड दैट वाज द एक्यूट कि एट दैट टाइम उसकी चाय उसके पर्सनल गॉड ने उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर दिया। तो इसमें जो है आप कॉन्सेप्ट ऑफ चाय जो है उसको ऐड करते हुए ओकोनको की डेस्टिनी और उसको रीशेप करेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखें यही इसी इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड और देख लेते हैं पास्ट पेपर्स में कि और कौन कौन सा है। व्हाट सजेशंस इज देयर ओकोनको विल evolve into a tragic hero, क्या ऐसी सजेशंस हैं कि ओकोनको जो है वो evolve हुआ इन ट्रेजिक हीरो। ठीक है, क्या ऐसी सजेशंस थी कि ओकोनको विल evolve into a tragic hero, क्यों हम उसको कहते हैं कि ओकोनको जो है वो एक ट्रेजिक हीरो। नंबर वन आप इसमें अरिस्टोटल की डेफिनेशन लिखेंगे ऑफ अ ट्रेजिक हीरो।
कि जो एक ट्रेजिक हीरो कौन होता है, जो कि बहुत प्रोस्पेरस इंसान होता है और उसका फॉल दिखाया जाता है फ्रॉम प्रोस्पेरिटी टू एडवर्सिटी, और उसका फॉल क्यों होता है, ड्यू टू हमाशिया। ठीक है, दैट इज द मेन जो उसकी डेफिनेशन है ट्रेजिक हीरो की, आप वो उसके अंदर लिखेंगे। और क्या ऐसी चीजें थी जो कि एज ए ट्रेजिक हीरो, नंबर 1 ट्रेजिक हीरो की जो डेफिनेशन, नंबर 2 हमाशिया की वजह से, नंबर 3 जो है फेट की वजह से, नंबर 4 वो उस सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर सका जिसका वो हिस्सा था, और बजाय इसके कि वो कॉम्प्रोमाइज करता उसने रिबेल कर दिया, जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल हुआ। ठीक है, अब ट्रेजिक हीरो को ही हम डिफरेंट एस्पेक्ट से देखते हैं कि किस किस तरह से इसके क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है इस अकाउंट को, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा यहाँ पे, इस अकाउंट को डेस्टाइन्ड फॉर ट्रेजेडी और डिड हिज चॉइसेस लीड हिम टू ट्रेजिक एंड। क्या अकाउंट को जो है वो डेस्टाइन्ड था फॉर ट्रेजेडी, या फिर और डिड हिज चॉइसेस लीड हिम टू हिज ट्रेजिक एंड, या फिर उसकी जो चॉइसेस हैं, जो उसने पिक एंड चूज किया, उसके जो एक्शंस हैं, क्या अकाउंट को डेस्टाइन्ड था, क्या उसकी किस्मत में था। सेम वही वाला क्वेश्चन जो हम इडिपस रेक्स में पढ़ते हैं, कि इडिपस रेक्स में भी हमने यही पढ़ा था ना कि क्या अकाउंट को जो है वो डेस्टाइन्ड है फॉर ट्रेजिक एंड, या फिर जो है और डिड ही चॉइसेस उसकी जो चॉइसेस थी, उसके जो एक्शंस थे, उसकी वजह से उसका ट्रेजिक एंड हुआ था। हाँ जी, बताएं क्यों हुआ था उसका ट्रेजिक एंड। इसकी वजह से था, चॉइसेस की वजह से था। चॉइसेस की वजह से था, पक्की बात है। और उसने अपनी ना वो पर्सनल गॉड को नाराज भी किया था, चाय को, जो उसकी डेस्टाइन हो चुकी थी, उसका फॉल। और मैम उसकी फेथ भी हो सकती है कि जाहिर सी बात है उसकी किस्मत में ही लिखा था। सही। मैम उसकी ना यहाँ पे मैं एक और नहीं, फेट तो नहीं है मैम यहाँ पे मैं ना उसकी जो वाइफ ने मैं जरूर उसको बदवा दी होगी जिसकी वजह से उसका ट्रेजिक मैम। यहाँ कि वो उसने मारा था ना। यहाँ पे मैं जब से पढ़ी तो मुझे ना यहाँ पे कोई सिंपैथी नहीं उसको, जैसे हम इडिपस रेक्स में कर रहे थे ना, हमें हो रहा था कि यार नहीं इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ यहाँ हाँ, पे जब ये लाइन आती थी ना कि जब बीवी को मारते थे ये बच्चे को, तो मैं कहती यार इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए ना। यानी कि आप सारों की बददुआएं लग गई उसको बेचारे को। मैं वो आपकी लाइन मुझे बददुआओं की बड़ी वजह से उसका डाउनफॉल हो गया। नहीं, मैं वो लाइन जब आती है ना मैं बड़ी अग्रेसिव हो जाती हूँ, मैं कि यार इसके साथ अच्छा हो। सही है। और हाँ जी, क्यों हुआ था इसका डाउनफॉल उस्मा? फियर ऑफ फेलियर। हाँ जी समीर, क्यों हुआ था डाउनफॉल? चॉइसेस की वजह से। ने बददुआ की थी, और समीन आपने क्या किया था? मेरे ख्याल में चॉइसेस की वजह से ही हुआ था, क्योंकि वो की वजह से। फ्लेक्सिबल नहीं था हाँ, और वो अपने चेंज नहीं कर रहा था, वो समझ नहीं रहा था सिचुएशन को, तो नहीं था इस। एक वो मेड तो मैम जब उसने लास्ट में एक जो अटेम्प्ट ली थी, जो कि उसकी अपनी चॉइस थी, वो वापस गया था, वापस अपने मतलब जो अंबाना जो सिटी, वो मतलब ट्राइब थी, वहां से वो वापस गया था यूमोफिया देखने के लिए कि वहां पे जो वो जो प्रीस्ट वगैरह हैं, जो कि मिशनरीज हैं, उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया। तो फिर वो उनके साथ लड़ा भी, और फिर एक बंदे का उसने मर्डर भी किया। वो भी उसकी अपनी चॉइस थी, सही। उसकी वजह से। और जब उसे पता चला कि मतलब चेंजिंग नहीं आ रही है, और इनफैक्ट नोआ भी कन्वर्ट हो चुका है क्रिश्चियनिटी में, तब उसको बुरा फील हुआ। सही। मैम इसमें ये भी एक ऐड कर सकते हैं ना हम कि उसके जो कल्चर और ट्रेडिशंस को उसने वो सेक्रीफाइस नहीं किया था, कि वो चाहता था कि ये जो उसका कल्चर और ट्रेडिशन जब वो ब्रिटिश आ रहे थे सारा होल्ड कर रहे थे, तो वो उसे टॉलरेट नहीं हुआ था, तो उसने वो चॉइस भी किया था कि मैं इससे बेहतर के जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। सही। और उस्मा ने भी माइक ऑन किया था। हाँ जी उस्मा। मैम आई थिंक इसमें फेट और फ्री विल वाला कॉन्सेप्ट आएगा। हाँ, क्योंकि एक तो जो उसने चॉइसेस की थी वो ऑब्वियसली रॉन्ग थी, लेकिन इसकी मैं समरी पढ़ रही थी कि इसमें जो इनकी वो एक ओरेकल का कैरेक्टर भी है नॉवेल में, जो कि पहले प्रिडिक्ट करती है कि जो कॉन्को है, ही इज डेस्टिन्ड टू किल अ बॉय दैट विल ब्रिंग हिज डाउनफॉल। मतलब उसका जो एक सजा के तौर पे उसका जो डाउनफॉल है वो आएगा। तो मतलब ऑल्दो ही वाज डेस्टिन्ड फॉर ऑल दोस थिंग्स जो कि उसने कमिट की, लेकिन ही कुड हैव मेड
he could have make मतलब better choices. तो ये दोनों जो चीजें थी they contributed to his downfall के जो मतलब उसका जो fate और free will वो exact वही question जो हमने Oedipus Rex में पढ़ा था कि he could have acted differently. उसका जो फेट था वो उससे ऑल्दो वो मतलब प्रीडेस्टिन्ड था, लेकिन अगर वो बेटर चॉइसेस जो है वो मतलब इफ ही वुड हैव मेक बेटर चॉइसेस, उसका जो वो एंड था वो कुड हैव बीन अ डिफरेंट एंड. तो इसमें ये दोनों कॉन्सेप्ट ही आएंगे कि जो फेट और फ्री विल जो है वो दोनों का कंट्रीब्यूशन था उसके डिस्ट्रक्शन में. सही है. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओकोन को ब्रिंग्स अबाउट हिज ओन डाउनफॉल. वैसे मुझे सबसे अच्छा आंसर ना सना का लगा, बददुआओं की वजह से उसका डाउनफॉल. तो मैं सैना नाम में जब ये लाइन पढ़ी होती तो मुझे तो यार इसके साथ अच्छा हूँ और मारे भी नहीं वो वाली बात ठीक है, वो नहीं यार ये मजाक कर ज्यादा अच्छा है. ये लिख के आइएगा कि उसको बददुआ लगी थी अपनी एक बीवी. और मैम वो भी उर्दू में हाईलाइट करके कि उसको और साथ साथ मेरे सारे स्टूडेंट्स ने भी इसको बददुआ की थी, इसलिए वो एंड में बेचारा सुसाइड हो गई. तो अच्छा जी, यहाँ पे हाउ डज एशबी प्रेजेंट द आइबो सोशल लाइफ एंड डाउनफॉल ऑफ ओकोनको. कल हमने क्वेश्चन पढ़ना है कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट वाला, और एशबी प्रेजेंट करता आइबो सोशल लाइफ को और डाउनफॉल ऑफ ओकोनको. अब यहाँ पे ना ओकोनको का डाउनफॉल एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है आइबो सोशल लाइफ के डाउनफॉल को. हाँ जी, एनीवन कोई बताएगा एशबी प्रेजेंट द आइबो सोशल लाइफ एंड डाउनफॉल ऑफ ओकोनको. हाँ जी क्लास, उसने आइबो सोशल लाइफ और डाउनफॉल, ओकोनको के मरते ही जो है ना आइबो सोशल लाइफ भी खत्म हो गई थी. एक्चुअली ओकोनको इज रिप्रेजेंटिंग द आइबो सोशल लाइफ. कल हमने कल्चर कॉन्फ्लिक्ट वाला क्वेश्चन करना है. एक्चुअली ओकोनको का कैरेक्टर और कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, ये दोनों जो क्वेश्चंस है ना, ये आपस में जैसे कहना चाहिए इंटरलिंक्ड है. हम रोल ऑफ कल्चर भी देखेंगे इसमें और रोल ऑफ ट्रेजिक हीरो दोनों देखेंगे, और इस तरह का कंबाइंड क्वेश्चन आ जाता है. आप देखें, एक तो ये ओकोनको ब्रिंग्स अबाउट हिज ओन डाउनफॉल, डिस्कस थिंग्स फॉल अपार्ट, ये तो खैर आपका हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे देखें, डू यू थिंक दैट थिंग्स फॉल अपार्ट इज अ ट्रेजेडी ऑफ अ सिंपल इंडिविजुअल और द होल कम्युनिटी. अगेन वैसे ही क्वेश्चन आया हुआ है जैसे पीछे आया हुआ है कि आपके ख्याल में क्या थिंग्स फॉल अपार्ट जो है कि ट्रेजेडी जो है वो सिंपल इंडिविजुअल की है या होल कम्युनिटी की है. ठीक है, तो अगेन इसमें हम उसका सबसे पहले सोशल, साथ साथ सोशल कल्चर, कि दैट इज नॉट ओनली द ट्रेजेडी ऑफ ओनली अ मैन, बल्कि ये पूरी होल कम्युनिटी का जो है वो एक डाउनफॉल था. और उसके बाद जो है थीम्स हैं ये फैमिली रिलेशनशिप एस्पेक्ट्स एंड फैमिली. बहरहाल ये हम बाकी सारी चीजें कल कर लेंगे. जो मेन चीज थी जो कैरेक्टर से रिलेटेड थे वो इस तरह के क्वेश्चंस आने हैं. समीन आज तो मैं तेज नहीं बोल रही हूँ, उसका अपना ज़मीर, उसकी ज़मीर की आवाज समझ लें उसको, या उसका अंदर का एक इंसान होता है ना, उसके साथ इंसान नहीं लड़ सकता. तो अच्छा. वो उसका अपनी उस रूह के साथ तजाद हो गया था भाई. एक अच्छा. हाँ, एक आपके अंदर एक रूह है ना, और रूह तो पाक होती है. जब आप कोई भी चीज गलत करते हैं तो आपका ज़मीर आपको एक्चुअली मलामत करता है. दैट इज द समथिंग. यहाँ पे तो खैर इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है कि जी हर इंसान का एक पर्सनल गॉड होता है, ये उनके कल्चर का हिस्सा है. और अगर आप अपने पर्सनल गॉड को नाराज कर देते हैं तो वो आपके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है. हाँ जी उस्मा. मैम ये जो छाया है इसको आप लक से भी तो वो कर सकते हैं ना कि भाई इंसान की किस्मत की, वो जो कहते हैं किस्मत की देवी मेहरबान हो गई और नाराज हो गई, हाँ वो जी, वाला सीन तो हो सकते हैं. बिल्कुल जनाब, ये किस्मत की देवी थी भाई उसकी, और वो कभी नाराज हो जाती थी. जब वो खुश होती थी तो लोग प्रोस्पेरस हो जाते थे, और जब वो नाराज हो जाती तो इंसान का डाउनफॉल हो जाता. क्या अल्फाज इस्तेमाल किया उस्मा आपने, किस्मत की देवी. और ये वैसे वो नॉवल भी देवी देवताओं वाला ही है. अच्छा, मुझे एक और बात बताइए, फिर गॉडेस ऑफ पीस जो है एनी, इसने किस तरह पनिश किया था? जो अल्टीमेट गॉडेस ऑफ पीस नहीं थी, गॉडेस ऑफ अर्थ थी. गॉडेस ऑफ अर्थ थी एनी. हाँ, ये प्रीस्टेस होती है. देयर सो मेनी गॉडेसेस है. हाँ, अभी गॉड्स हम पढ़ेंगे, फिक्र ना करें, आ रहा आगे कल्चर आ रहा है. अच्छा, वो बाद में. ठीक है, वो अच्छा, एक और तो हम के कैरेक्टर को पढ़ते हैं और उसके बाद हमने ये पढ़ना है. अच्छा समीन, आपका वो लेक्चर मुझे याद है कि आपको शेयर करना है, मैं आपको वो कर दूंगी ना, आपको समझ आ जाएगी. और ये सारी चीजें क्या होती हैं, गॉडेस ऑफ अर्थ क्या होती है, पनिशमेंट्स क्या होती है, ये सारी चीजें बताई होंगी. इसलिए मैंने इनको डिटेल समरी नहीं पढ़ाई स्टूडेंट्स को.
अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी मैम ये आप मुझे भी शेयर कर दीजिएगा क्योंकि मैंने मिस कर दिया था ना ग्रुप में कि है ये गॉडेस वगैरह क्या करते हैं। जमीन तो बेटा ग्रुप में नहीं है, आप तो ग्रुप में है ना फेसबुक वाले रिकॉर्डेड लेक्चर। अच्छा ठीक है, फिर मैं आप उसमें से देखिए वो ढूंढ दूंगी। बहुत थैंक यू। बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है, तभी तो आप लोगों को आज मैंने डिटेल समरी नहीं पढ़ाई, नहीं तो हार्ट ऑफ डार्कनेस की तरह पूरी हफ्ता लग जाता समरी खत्म करने में। ठीक है, तो आप उसको जरूर वो लेक्चर जरूर अटेंड करें, बिकॉज दैट इज बेसिकली मैंने कहा ना देवी और देवताओं वाला ये है, और उनका जो कल्चर है एक्चुअली हमें नहीं पता था उनका कल्चर कैसा है। तो जब तक आप स्लाइड नहीं पढ़ेंगे आपको कहानी फिर समझ नहीं आएगी। ये तो कौन को एक सीधा सीधा ट्रेजिक हीरो है तो वो इसलिए समझ आ गया, आगे अब कल्चर आ जाएगा इसका, फिर आपको समझ नहीं आएगा नॉर्मल। और ये जो आपको इजी लग रहा है दैट इज द बेसिक, वो जो स्लाइड है ना उसकी वजह से इजी लग रहा है, अदरवाइज आपने इसी में फंस जाना था कि प्रीस्टेस क्या होती हैं तो अगबाला क्या है, तो ये सारी चीजें जब तक आप उसका कल्चर नहीं पढ़ेंगे आपको नहीं समझ आएगा। ठीक है, और उधर उसमें बकायदा पिक्चर्स के थ्रू है, तो पिक्चर्स में आपको ईच एंड एवरीथिंग वैसी क्लियर नजर आ रही होती है, वो एक दिमाग के ऊपर एक इम्प्रेशन पड़ जाता है। तो हम इम्प्रेशनिस्टिक टेक्निक भी यूज करते हैं ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करें। चलें जनाब, और किसी शुक्र है हम लोग मुस्लिम्स हैं, वरना तो इनका कल्चर देख के तो अजीब सा लग रहा था जो आप साइड दिखा रही थी ना कि किस किस्म का ये देखा था कितना अजीब सा कल्चर है। बिल्कुल कितने हम लकी हैं, हम इतने, आपको पता है एट दिस टाइम पाकिस्तान जितने भी ओवरसीज है ना पाकिस्तानीज जो हैं जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, अभी रिसेंटली मेरी एक स्टूडेंट है वो सऊदीया से पाकिस्तान शिफ्ट हुई है, तो मैंने उससे पूछा कि वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में क्या फ़र्क है। उसने कहा मैम पाकिस्तान में एजुकेशन की बहुत ऑप्शंस हैं, बाहर के मुल्कों में पाकिस्तानियों के लिए इतनी ऑप्शंस नहीं है, इस वजह से वो अपने बच्चे फिर पाकिस्तान में भेजते हैं। वी आर लकी, वी आर द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, हमें तो एहसास ही नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा फ्रीलांसिंग आपको पता है कौन से 3 ममालिक कमा रहे हैं फ्रीलांसर्स जो हैं? पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश सबसे ज्यादा फ्रीलांसिंग ये कर रहे हैं क्योंकि हम लोग सेल्फ राइटिंग। मैम हाँ जी मिशन, आई एम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। एक और भी चीज है बाहर के सिस्टम में, वो तो सऊदीया से आई थी। तो जिधर हम लोग रहते थे दुबई में, मैं अबू धाबी के, हम लोग सिला बॉर्डर के करीब रहते थे। आपके लिए एक छोटी हाउसिंग थी, मेरे फादर की जॉब बहुत अच्छी थी तो उन्होंने हमें घर। अगर अच्छा हो तो चेंज गुड होता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि जी अंग्रेज यहाँ पे आया था सारा ही तबाह करके चला गया, तो सारा का सारा तो उन्होंने तबाह किया ना, ठीक है। तो चेंज इज गुड। नॉर्मली क्या होता है, जैसे हमारा यहाँ का हमारे के यहाँ पे नॉर्मली जो एक वो बन गया ना, रिजिड सिस्टम बन गया। कुछ लोग बिल्कुल ही सेक्युलर हो गए, कुछ लोग बिल्कुल ही रिलीजियस हो गए। जो रिलीजियस है वो सेक्युलर को बर्दाश्त नहीं करते और जो सेक्युलर है वो रिलीजियस को बर्दाश्त नहीं करते। ऐसा ही है। तो बेसिकली क्या है, हम लोग चेंज एक्सेप्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल मेरा बच्चा है, वो अब न्यू जनरेशन है ना, और हम पेरेंट्स क्या करते हैं, हम पेरेंट्स ये करते हैं आगे जी बड़े हुन साडे अगे बोलणगे, ठीक है। तो एक्चुअली दैट इज द एटीट्यूड टुवर्ड्स द हम के जी अब हमारे बच्चे हमारे आगे हमें समझा रहे हैं, तो हम चेंज नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे। ओबेरका की एक नेचर थी, देखिए एवरीथिंग, कोई भी चीज पूरी की पूरी बुरी भी नहीं होती, कोई भी चीज पूरी की पूरी अच्छी भी नहीं होती। अगर हम उनका कल्चर देखें तो पूरा का पूरा अच्छा नहीं था, क्रूअल था, लेकिन हाँ वो ये कहता था कि उस कल्चर के अंदर अगर थोड़ा सा चेंज आ जाए, थोड़ी सी रिजिडिटी खत्म हो जाए तो दैट इज गुड, ठीक है। तो वो उस चेंज की बात कर रहा था, लेकिन वो कल्चर के खिलाफ नहीं था, वो अपने लोगों के खिलाफ नहीं था। उसने फिर ये बात कही थी कि वो जो बेसिकली उसको ये तो पता चल गया था कि ये लोग आए अपने मकसद के लिए, इनको अपना ही कुछ चाहिए, ठीक है, अपने लिए कुछ चाहिए, अपने लिए पैसे चाहिए, या मिशनरीज भी लालच के तौर पे आए। वो हमारे कल्चर को कोई सिविलाइज करने नहीं आए, लेकिन उन्होंने किस चीज के, वो डिवाइड एंड रूल का जो फार्मूला है उन्होंने वो अप्लाई किया एंड फाइनली दे फॉल अपार्ट, ठीक है। तो उन्होंने उस चीज के ऊपर नाइफ रख दिया जो इनकी जो वीकनेस थी, इनके कल्चर की जो वीकनेस थी वो क्या थी, वो रिजिडिटी थी। बहुत सारे लोग उस रिजिडिटी को एक्सेप्ट नहीं करते थे। अब आप ये देखें ना कि पाकिस्तान के अंदर ये जो है जहेज सिस्टम, ठीक है, अगर ये जहेज सिस्टम कभी खत्म हुआ ना, अब अमीर बंदा ना इस जहेज सिस्टम को खत्म करने को तैयार नहीं है, बिकॉज उसके पास पैसा है, उसको अपनी शान दिखाने को एक जहेज ही मिला, ठीक है। और जो गरीब बंदा वो मजबूर है कि वो जहेज सिस्टम को फॉलो करता है। तो दैट इज द क्रूअल सिस्टम,
ठीक है, तो इसको अगर हम खत्म करना चाहें, हम इसलिए नहीं खत्म कर पाते कि जो अमीर तबका वो उसको खत्म नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि उस अमीर बंदे को ये लगता है कि मेरी अथॉरिटी मेरे हाथ में। हाँ जी उसमें मैम इसमें थोड़ा सा एड अप करूं। हाँ हाँ ये जो बैरिक है, आई थिंक ही वाज अप्रिशिएटिंग द गुड साइड्स ऑफ चेंज। हाँ कि उसकी जो सिविलाइजेशन के या जो कॉलोनाइजर्स हैं उसके आने से जो चेंज सबसे पहले आया था वो ये था कि जो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड तबका था वो क्रिश्चियनिटी की तरफ जो है वो सबसे पहले अट्रैक्ट हुआ था। तो थोड़ा सा जो उनके अंदर एजुकेशन आई थी, थोड़े से वो मतलब सिविलाइजेशन तो मैं नहीं कहूंगी कि, लेकिन एक आप कह लें कि एक नॉलेज आया था उनके अंदर अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करने का। और जो उसका लास्ट वाला कोड है वो आई थिंक रेफर करता है कि जो उनकी होलसम वैल्यूज थी, जो उनकी मतलब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को था उन्होंने कॉलोनाइजर्स ने खराब किया, और जो उनका अपना एक मतलब ट्रेडिशंस और कल्चर्स को जो उन्होंने नए आने वालों ने जो है वो डिस्ट्रॉय करके रख दिया, आई थिंक वो उसको कंडेम कर रहा था कि मतलब इनके आने से जो उनका एक अपना सोशल सेटअप था वो भी, या जो उनकी ट्रेडिशंस जो उनको मतलब इकट्ठा करके रखती थी वो उसको उन्होंने खराब कर दिया। तो मेरा ख्याल में वो एक, आप उसको कहते हैं कि वो एक न्यूट्रल पर्सन था या एक मतलब क्लियर हेडेड पर्सन था, जो कि एक अच्छी जो एक चीज की एक अच्छी साइड है उसको भी देख सकता था क्लियरली, और फिर जो चीजें उनके लिए नुकसानदेह साबित हुई वो उसको भी कंडेम कर सकता था। तो ही वाज अ वेरी बैलेंस्ड पर्सन। He was a very balanced person. Exactly, उसमें ने सही कहा है कि देखें वो हर वो चीज जो कि पॉजिटिव थी दोनों कल्चर्स में उसको वो एक्सेप्ट कर रहा था, और दोनों ही कल्चर्स में जो नेगेटिव चीजें थी वो उसको रिजेक्ट कर रहा था। दैट इज द ठीक है समीन? चलिए चलिए आगे, हाँ आगे मुझे समझ। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? चलें जनाब दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।